औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी जो लाइफ्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उन ऑनलाइन क्लासेस को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे। और पर्टिकुलरली जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है, इसकी तो आपको प्रैक्टिस जो है वो मस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप उसको प्रैक्टिस के बगैर नहीं सीख सकते। हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, उसका कोर्स जो है वो लास्ट वीक स्टार्ट हो गया था। आज जो है हम वीक थर्ड का फर्स्ट लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस लेक्चर के अंदर जो है हम लोग मज़ीद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस एरिया के अंदर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ जाएगा रेड कलर का, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेके आखिर तक आप यूट्यूब के ऊपर ही देखें, इसको फिलहाल डाउनलोड ना करें। आप इसको फ्यूचर में जब भी चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो हमेशा के लिए इस प्लेलिस्ट में और इस चैनल के ऊपर रहेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके जी, कॉम 106 हमारे कोर्स का टाइटल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वन इसका नाम। कॉम 106 जो है हमारे कोर्स का कोर्स कोड है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वन इसका टाइटल है, और इसका हम लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जी, प्रीवियस लेक्चर में देख लेते हैं क्या पढ़ा था हमने। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ये आपके एक स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएं। उसके ऊपर हमने एग्जांपल भी देखी थी। फिर हमने देखा था कि हम अपनी क्लास का जो कोड है और जो मेन फंक्शन है हमारा, उसको हम सेपरेट फाइल्स के अंदर कैसे रख सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने एग्जांपल की थी। डिस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रक्टर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट्स ने आपकी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, उस मेमोरी स्पेस को वो डी एलोकेट कर देते हैं। मींस के आपके ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये यूज होता है आपका डिस्ट्रक्टर। फिर कंस्ट्रक्टर जो है हमने देखा था विद आर्ग्यूमेंट्स के। कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स भी हमने देखा था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो वो किस तरीके से काम करेगा, और उसके ऊपर हमने एग्जांपल प्रोग्राम भी देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। नंबर वन, ओवरलोडेड फंक्शंस को हम देखेंगे कि ओवरलोडेड फंक्शंस क्या होते हैं, और स्पेसिफिकली फिर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को हम मेथड्स के अंदर, यानी कि फंक्शंस के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं। किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट हम कैसे पास कर सकते हैं, उसके ऊपर भी प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, वो भी हम देखेंगे। फिर एक हमारे पास एक कीवर्ड है, कॉन्स्ट का कीवर्ड। ठीक है, जिसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई डेटा मेंबर आप चाहते हैं कि वो जो है वो कांस्टेंट बन जाए या उसकी वैल्यू जो है वो कभी चेंज ना हो, तो हम उसको फिर एज अ कॉन्स्ट डेटा मेंबर जो है हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनको क्यों कांस्टेंट बनाया जाता है, उसकी रीजन क्या है। कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस भी हम देखेंगे कि आपके मेंबर फंक्शंस जो है वो भी कांस्टेंट्स आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और इसका मकसद क्या है। और आपके जो डेटा मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली आपके जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट है जी, फ्रेंड फंक्शन का। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर फ्रेंड फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है और फ्रेंड फंक्शंस को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आखिर में हम लोग देखेंगे एक स्पेशल किस्म का पॉइंटर है, जिसको कहते हैं दिस पॉइंटर। ठीक है, THIS, दिस पॉइंटर। इसके ऊपर भी प्रोग्राम होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ओके जी, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स पे जाने से पहले एक छोटी सी मैं आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल करा देता हूं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फंक्शंस की ओवरलोडिंग क्या होती है। जब वो आपको समझ आ जाएगी तो फिर हम कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग देख लेंगे। तो मैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं इसका नाम रख देता हूं फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है। इसमें मेन सीपीपी की फाइल है, और यहाँ पे आपका ये जो सी आउट स्टेटमेंट है मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ओके जी, देखें
फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम के अंदर आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस हों जिनके नाम सेम हो, लेकिन दो चीजें हैं कि या तो उसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो या उसके अंदर उनके जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, इसके ऊपर हम सिंपल एक प्रोग्राम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, और इसका नाम है ऐड, और इस फंक्शन को ना मैं दो इंटीजर वैल्यूज पास करूंगा। ठीक है, ये मैं अभी फंक्शन सर जस्ट क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक और फंक्शन बना लेते हैं, नाम इसका भी ऐड है लेकिन इसको हम तीन इंटीजर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बनाया है जिसको मैं दो इंटीजर्स पास कर रहा हूँ और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेसिकली कहलाता है सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, दिस बेसिकली डिफाइंस द सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब दूसरा जो फंक्शन है आपका जिसका नाम ऐड है, इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है पहले फंक्शन की तरह, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखिए डिफरेंट है। ऊपर जो फंक्शन है उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और इस वाले फंक्शन के अंदर तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मेन फंक्शन से बाहर इन फंक्शंस को जिनका नाम दोनों का नाम ऐड है, मैं इनको ना डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं कि यार रिटर्न करो a प्लस बी को, और यहां पे मैं बना लेता हूं इंटीजर ऐड। ये आपका जो दूसरा फंक्शन है जिसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z, और रिटर्न करो x प्लस वाई प्लस जेड को। अच्छा जी, मेन फंक्शन में आते हैं और मेन फंक्शन के अंदर हम जो है वो लिख देते हैं सी आउट स्टेटमेंट, और सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं जस्ट ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये प्रोग्राम करके बता रहा हूँ। वैसे बेहतर तरीका तो ये होगा कि आप यूजर से जो है ना वैल्यूज ले लें और फिर उसको आगे फंक्शन के हवाले कर दें। मैं कांस्टेंट वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ ऐड फंक्शन को, और इसको मैं 4 और 5 जो है ना एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। इसी तरीके से सी आउट स्टेटमेंट है, और सी आउट स्टेटमेंट में लिखता हूँ यार के 9 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 20 प्लस लेट्स सपोज 54, ठीक है, इज इक्वल टू, और ऐड के फंक्शन को कॉल किया और इसको मैं पास कर देता हूँ 9 कॉमा 20 कॉमा 54, और यहाँ पे मैं \n लगा देता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ सेव, इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ बिल्ड, देख लेते हैं कोई एरर है तो नहीं। ओके, देयर इज एन एरर। ठीक है, \n जो है वो आउटसाइड दी डबल कोट्स मैंने लिखा है तो इसलिए ये एरर आ रहा था। अब इसको मैं बिल्ड करता हूँ। ठीक है, कोई एरर नहीं है, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 20 प्लस 54 इज इक्वल टू 83। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको इस तरीके से दे रहा है, लेकिन ये काम किस तरीके से कर रहा है देखें। यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है 4 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू, और आगे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, मींस कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है जिसमें मैंने दो इंटीजर्स पास करने हैं। ठीक है, तो ऐड फंक्शन को कॉल किया, इसको मैंने दो इंटीजर्स पास किए 4 और 5। तो आपका ये जो फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, इसकी वर्किंग कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा, इसकी डेफिनेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो 4 जो है वो इस वेरिएबल a में आके कॉपी हो जाएगा और 5 जो है वो इस वेरिएबल b में आके कॉपी हो जाएगा। तो a में 4 आया हुआ है, b में 5 आया हुआ है, और उसमें जस्ट लिखा हुआ है कि रिटर्न कर दो a प्लस बी, यानी कि रिटर्न कर दो 4 प्लस 5, रिटर्न कर दो 4 प्लस 5, यानी कि रिजल्ट आएगा 4 प्लस 5 का 9, यानी कि 9 को जो है वो आप रिटर्न कर दें। तो ये 9 जो है यहाँ पे आके रिटर्न होगा जिस जगह पे आपने इस ऐड फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, तो ये इस वजह से आपको सी आउट स्टेटमेंट में दिखा रहा होगा कि 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। मैं आपको रन करके दोबारा दिखा देता हूँ, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट जो सी आउट स्टेटमेंट है इसमें आपने लिखा है 9 प्लस 20 प्लस 54 इज इक्वल टू, और ऐड फंक्शन को आपने तीन आर्ग्यूमेंट्स पास किया। आपने इसको कहा 9
ले लो एज एन आर्ग्यूमेंट, 20 एज एन आर्ग्यूमेंट ले लो, 54 एज एन आर्ग्यूमेंट ले लो। ये क्या करेगा कि ये आपकी ये जो ऐड फंक्शन है, ये दूसरे वाला जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, ये इसको कॉल करेगा। नाम दोनों का ऐड है, इसका भी नाम ऐड है, इसका भी नाम ऐड है। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग, बट द टाइप of either the type of arguments are different or the number of arguments are different। इस केस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 9 पास किया तो ये 9 जो है इस वेरिएबल x में आके कॉपी हो जाएगा, 20 जो है वो इस वेरिएबल y में आके कॉपी हो जाएगा, और 54 जो है वो इस वेरिएबल z में आके कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है रिटर्न स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 9 प्लस 20 प्लस 54, इसको इसकी जो वैल्यू है 83 उसको रिटर्न करो, और 83 जो है वो यहाँ पे आके रिटर्न हो जाएगा। आई होप के यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। एक और कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं, एक और चीज इसमें देख लेते हैं कि देखें यहाँ पे आपका ये जो फंक्शन है, ये इसके अंदर ऊपर वाले फंक्शन में तो चलो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम कहते हैं यार इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप जो है ना वो फ्लोट है, और इसके भी 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इंटीजर हैं, और इसके अंदर जो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या है, वो फ्लोट हैं, ठीक है। तो अब मुझे इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्लोट x कॉमा फ्लोट y, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो अब इंटीजर नहीं है बल्कि वो वो फ्लोट है, ठीक है। और रिटर्न x प्लस वाई, अब z है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट सपोज के 9.5, ठीक है, प्लस 21.75। तो मैं ये 2 वैल्यूज इसको पास कर देता हूँ, 9.5 कॉमा 21.75, ठीक है। और और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो विंडो ओपन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं इसको बिल्ड कर सकूँ, वरना बिल्ड का ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे कुछ एरर है, मैं देख लेता हूँ। व्यू लॉग्स एरर, कॉल ऑफ ओवरलोडेड एट डबल डबल इज एम्बिगुअस। ओके, ठीक है, इसको मैं ठीक करता हूँ और फिर उसके बाद मैं वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करता हूँ। मैं अभी फिलहाल वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके जी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे इस फ्लोट को जो इसकी रिटर्न टाइप है इसको आप जो है वो डबल कर दें, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स की जो टाइप है उसको भी डबल आप जो है वो लिख दें, और इसी तरीके से इसकी जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है यहाँ पे इसमें फ्लोट की जगह पे हम डबल टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है वो हम पास कर रहे हैं, और इसकी रिटर्न टाइप जो है वो भी डबल है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, बिल्ड हो गया है। अब इसको रन कर लेते हैं। तो पहले केस में तो कह रहे हैं 4 + 5 इज इक्वल टू 9, और दूसरे केस में कह रहे हैं 9.5 + 21.75 इज इक्वल टू 31.25, ठीक है, जो कि 31.25 बनता भी है। तो इस केस में क्या हुआ कि मेरे पास अब 2 मेथड्स हैं, दोनों के नाम ऐड है, लेकिन ऐड मेथड में यहाँ पे 2 इंटीजर्स पास हो रहे हैं और इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। यहाँ पे जो है वो 2 डबल वैल्यूज में पास कर रहा हूँ और इनकी रिटर्न टाइप भी डबल है। बाकी वर्किंग उसकी वही है। 9.5 जो है उस वेरिएबल x में आ जाएगा, 21.75 वेरिएबल y में आ जाएगा जब भी मैं इस ऐड मेथड को कॉल करूंगा। और ऐड मेथड आपका इस केस के अंदर, चूंकि आप इसको डबल वैल्यूज पास कर रहे हैं, लिहाजा आपका ये जो दूसरा जो ऐड मेथड है ये चलना शुरू हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा x और y का जो सम होगा, और x और y का सम जो है वो यहाँ पे आके रिटर्न हो जाएगा, और इस जगह पे आपको आपका जो आउटपुट होगा, जो सम होगा, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी पीपीटी स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हम जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे वो था ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। भाई आपके जो मेथड्स हैं, इवन क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं वो भी ओवरलोडेड हो सकते हैं। तो आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो भी आपके क्लास का ही मेथड है, तो वो भी ओवरलोडेड हो सकता है, ठीक है। ओवरलोडेड का मतलब ये है कि नाम उसका सेम होगा, रिटर्न टाइप तो होती नहीं है आपके कंस्ट्रक्टर की, सिर्फ ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो डिफरेंट अगर हैं तो वो कंस्ट्रक्टर्स आपके कहलाएंगे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। ओके, इसमें लिखा है कि इट्स कन्वीनियंट टू बी एबल टू गिव वेरिएबल्स ऑफ टाइप डिस्टेंस अ वैल्यू व्हेन दे आर फर्स्ट क्रिएटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये डिस्टेंस की क्लास है, इसका आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है डिस्टेंस 2, और यहीं पर ही आप इसको फीट और इंचेस की वैल्यू ना यहीं पर ही आप पास कर दें, ठीक है, ताकि इसकी फीट वेरिएबल और इंचेस वेरिएबल के अंदर ये 2 वैल्यूज 11 और 6.25 जो है वो जाके स्टोर हो जाएं, ठीक है। ओके, विच
विच ओके ये इसी स्टेटमेंट के बारे में ये कह रहे हैं कि विच डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइजेज इट टू अ वैल्यू ऑफ 11 फॉर द फीट, 11 फॉर द फीट एंड 6.25 फॉर द इंचेस। ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्लास जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी, उसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डिस्टेंस टू, डिस टू, और उसके जो है हम दो उसके कंस्ट्रक्टर को हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं ताकि 11 को उसके डिस टू के फीट वेरिएबल में ले जाके स्टोर कर दे और 6.25 को इंचेस वेरिएबल के अंदर ले जाके स्टोर कर दे। तो डिस्टेंस, ये क्लास का नाम डिस्ट वन कॉमा डिस्ट टू, ठीक है, ये इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। देन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इस केस में अगर आप यानी कि क्लास का नाम लिखें और जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखें तो आपका नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यानी कि वो कंस्ट्रक्टर जिसको आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हुआ लेकिन वो आपने डिफाइन जरूर किया हुआ है, ठीक है, तो आपके इस केस के अंदर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक होगा, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Okay, since there are now two constructors with the same name, distance, we say the constructor is overloaded। तो इस केस के अंदर चूंकि एक कंस्ट्रक्टर हमने ऐसा बनाया होगा जिसको हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होंगे और एक कंस्ट्रक्टर ऐसा होगा जिसको कोई आर्ग्यूमेंट भी हम पास नहीं कर रहे होंगे, तो इस केस के अंदर आपके पास डिस्टेंस नाम के दो मेंबर फंक्शंस जो है इस क्लास के अंदर मौजूद होंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे हमने जो है वो ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ था। ठीक है, मैं प्रीवियस क्लास के अंदर, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, जैसे ये डिस्टेंस एग्जांपल अगर आपको याद हो। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये हमने लास्ट लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये आपका वो कंस्ट्रक्टर है जिसको किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको दो 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 नाम दिए जा सकते हैं ऐसे कंस्ट्रक्टर को जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं कर रहे, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर्स को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब भी ये कंस्ट्रक्टर, अच्छा ये कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर तब चलेगा जब मैं आपको बताता हूं मेन फंक्शन में जब हम आते हैं, तो मेन फंक्शन के अंदर जब हम लिखते हैं डिस्टेंस, आपकी क्लास का नाम, और आगे जस्ट हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, जैसे डिस्ट वन हमने लिखा, डिस्ट टू हमने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट वन जो है इसके लिए भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा और जो डिस्ट टू है इसके लिए भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है आपका, ठीक है, इसका नाम भी डिस्टेंस है, ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्टर है तो इसका नाम डिस्टेंस ही होगा क्योंकि आपकी जो क्लास है उसका नाम भी डिस्टेंस है। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये जब चलेगा तो इसको हर सूरत में आपने दो वैल्यूज पास करनी होगी, जो पहली वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो फ्लोट वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं जो फीट और इंचेस को वैल्यू 0 असाइन कर रहा हूँ वो मैं कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर असाइन कर रहा हूँ, विच इज नॉर्मली इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके बाद एक कोलन ऑपरेटर लगा के और क्लास का वेरिएबल फीट इसको 0 और दूसरा वेरिएबल है आपके क्लास का इंचेस, मैं ब्रैकेट लगा के इसको भी 0 आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज रिकमेंडेड अप्रोच टू इनिशियलाइज द फीट डेटा मेंबर एंड द इंचेस डेटा मेंबर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस की आपका जो क्लास है इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, इस कंस्ट्रक्टर को दो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास करने होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का है और वो इस ft वेरिएबल में आके स्टोर होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो फ्लोट टाइप का है और वो इस in वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे ही मैंने लिखा ना कि फीट में 0 डाल दो, इंचेस में 0 डाल दो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन में, इसी तरीके से ये जो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी इसको कहते हैं, इसको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स भी कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें मैंने कहा यार कि आप जब भी ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा जो बन रहा होगा इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो उसके फीट वेरिएबल में ft वेरिएबल की वैल्यू, ft वेरिएबल ये आपके सामने है, और इंचेस वेरिएबल जो कि क्लास का वेरिएबल है, जो कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, उसके अंदर in वेरिएबल की के अंदर पड़ी हुई वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, दिस इज योर in वेरिएबल। तो अगर हम मेन फंक्शन के अंदर चले जाएं तो मेन फंक्शन में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस डिस्ट 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज के 12 फीट एंड 6.75 इंचेस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि डिस्ट 3 आपका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा, बल्कि इसके लिए जो आपने आर्ग्यूमेंट्स वाला जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, यानी कि जिसको आप दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर है, दूसरा आर्ग्यूमेंट फ्लोट है, आप ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसके लिए इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका डिस्क 3, ये जब बन रहा है, ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल अप कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये जो कंस्ट्रक्टर है ये भी नजर आए। तो इसमें आपने जो पहली वैल्यू जो पास की है ना 12, वो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप का ft, इसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी और ft की वैल्यू जो है आपके डिस्क 3 ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। और डिस्क 3 के अंदर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है 6.75, वो आपके इस डिस्टेंस वाला जो कंस्ट्रक्टर है आपका, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है ये आपका, इसके इसके ये फ्लोट टाइप के आई एन वेरिएबल में वैल्यू जो है वो 6.75 कॉपी हो जाएगी और आई एन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी डिस्ट 3 के इंचेस वेरिएबल के अंदर। तो इस तरीके से आपका जो डिस्ट 3 ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। अब अगर मैं डिस्ट 3 के लिए मैं अगर लेट सपोज शो करना चाहूं, ठीक है, मैं ये बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो मैं रिमूव कर लेता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है, और मैं यहां पे जस्ट लिख दूं डिस्ट 3 डॉट शो डिस्ट। ठीक है, तो ये शो डिस्ट का फंक्शन चलेगा और ये मुझे द वैल्यू ऑफ फीट की वैल्यू 12 दिखाएगा एंड द वैल्यू ऑफ इंचेस की वैल्यू 6.75 दिखाएगा। ठीक है, विच ऑल्सो प्रूव्स कि ये 12 और 6.75 की वैल्यू जो है ये भिजवाई गई है इसके पैरामीटर्स वाले या आर्ग्यूमेंट्स वाले कंस्ट्रक्टर को, और 12 जो वैल्यू है वो ft वेरिएबल में आ चुकी थी और ft वेरिएबल की वैल्यू फीट में चली गई। 6.75, ठीक है, जो वैल्यू है 6.75 वो आपके 6.75 जो वैल्यू है वो आपके इस आई एन फ्लोट टाइप के आई एन वेरिएबल में आ गई और आई एन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिस्ट 3 के इंचेस वेरिएबल में चली गई है। ठीक है, इसको मैं बिल्ड करता हूं, देख लेता हूं कोई एरर तो नहीं है। ओके, ये क्लास का नाम गलत लिखा हुआ है, बाकी इसमें और कोई खास एरर होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, और इसको मैं रन कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फीट 12, द वैल्यू ऑफ इंचेस 6.75, किस ऑब्जेक्ट का, डिस्ट 3, क्योंकि इसमें तो और कोई किसी और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने और कोई मेंबर फंक्शन जो है वो कॉल भी नहीं किया। ठीक है, तो आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा है, और इसको जो है वो कहा जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मींस कि इसको आपने पैरामीटर्स पास करने हैं। ठीक है, इसको आपने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दी दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, मैं इसको जो है वो मॉडिफाई मैंने किया हुआ था, मैं इसको जो है वो चेंज मॉडिफाई नहीं करता हूं। चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को किसी फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट किस तरीके से पास करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम लाइन बाय लाइन भी देखें, इस प्रोग्राम को हम लोग लाइन बाय लाइन भी देखेंगे और इस प्रोग्राम के ऊपर एक छोटी सी सिमुलेशन भी है, उस सिमुलेशन को भी हम देखेंगे। लेकिन मैंने ये कंप्लीट प्रोग्राम जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है मैं यहाँ पे ओपन करके तो आपके सामने मैं इसको जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपकी क्लास है। ठीक है, डिस्टेंस नाम है इस क्लास का। ठीक है, इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, एक फीट है एक इंचेस है। इंच फीट जो है वो इंटीजर है, इंचेस जो है वो फ्लोट है। पब्लिक मेंबर फंक्शंस में ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कि जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ये क्या करेगा, ये फीट वेरिएबल के अंदर 0 डाल देगा और इंचेस वेरिएबल के अंदर 0.0।
फिर ये आपका पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ft और फ्लोट टाइप का वेरिएबल in। ft की वैल्यू को ये फीट वेरिएबल के अंदर डाल देगा और in वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को इंचेस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। फिर यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन है गेट डिस्ट के नाम से। ये फंक्शन जब चलेगा तो ये एक मैसेज देगा आपको कि एंटर फीट, और आप जो भी इनपुट देंगे तो वो फीट वेरिएबल के अंदर ले जाके पुट कर देगा फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट ने गेट डिस्ट फंक्शन मेथड को कॉल किया होगा। फिर एंटर इंचेस, ये इंचेस की वैल्यू आपसे मांगेगा, आप जो भी इंचेस की वैल्यू इनपुट कर देंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट के गेट डिस्ट ये उस ऑब्जेक्ट के इंचेस वेरिएबल या डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू डालेगा जिसने गेट डिस्ट को कॉल किया होगा। फिर शो डिस्ट क्या करता है, फीट की वैल्यू और इंचेस की वैल्यू आपको शो करके देगा। यहाँ पे एक मेथड है, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है और इस मेथड का नाम है ऐड अंडरस्कोर डिस्ट। इस मेथड को जो है हमने जस्ट यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, हमने इसको डिफाइन नहीं किया क्लास के अंदर। देखिए जैसे ही आपके पास ये शो डिस्ट का मेथड है, ये क्लास के अंदर जो है ना ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। ये गेट डिस्ट का मेथड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई इसने करना क्या है, क्या काम करेगा, ये जब कॉल होगा ये फंक्शन ये मेथड तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरीके से ये आपका जो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी, यानी कि कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स एंड कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, ये दोनों भी डिफाइंड है कि इनका क्या काम है। लेकिन ये जो मेंबर फंक्शन है आपका, ये क्लास की बॉडी के अंदर लाइन नंबर 24 के ऊपर जो है ये जस्ट डिक्लेयर हुआ है और जस्ट मतलब इसका सिग्नेचर बताया गया है कि इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका नाम है ऐड अंडरस्कोर डिस्ट, और ब्रैकेट्स के अंदर इसकी जो है जो क्लास है आपकी डिस्टेंस क्लास, ठीक है, उसके दो ऑब्जेक्ट्स हमने इसको पास करने हैं, ठीक है। यहां पे अगर लिखा होता ना int यानी कि इंटीजर, और यहां पे अगर लिखा होता लेट्स सपोज फ्लोट, तो इसका मतलब ये होता कि ऐड डिस्ट जो मेथड है इसको एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास करनी है, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों आर्ग्यूमेंट जो हैं उनकी टाइप क्या होगी, डिस्टेंस। और हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पहली क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि आपकी जो क्लास होती है, ठीक है, चाहे डिस्टेंस की क्लास है या वट एवर जो भी क्लास है, वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है, जैसे इंटीजर, जैसे फ्लोट, जैसे कैरेक्टर, जैसे आपके जो है स्ट्रिंग्स, ये सारे जो है आपके बिल्ट इन है, ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। इसी तरीके से जो आपकी क्लास होती है वो आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हम यानी कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम इसको पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को डिस्टेंस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और इस फंक्शन को हमने क्लास के अंदर नहीं बल्कि क्लास की बॉडी से बाहर, यहां पे आपकी क्लास की बॉडी खत्म हो जाती है, सेमीकोलन नजर आ रहा होगा आपको, ये क्लास के एंड पे आपको सेमीकोलन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्लास की बॉडी से बाहर हमने इस फंक्शन को जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। तो क्लास की बॉडी से बाहर अगर आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हो तो सबसे पहले आप लिखोगे उस फंक्शन की रिटर्न टाइप, नंबर 2 उस फंक्शन या उस मेंबर फंक्शन की क्लास का नाम कि ये किस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस, और इसके बाद ये आप ये जो दो कोलन आप लगाते हो ये दिस इज कॉल्ड है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख के और उसके बाद अब अपने फंक्शन का नाम लिखोगे, मेथड का नाम लिखोगे जिसको आपने यहां पे डिफाइन करना है, जिसका नाम है ऐड अंडरस्कोर डिस्ट, और इसको डिस्टेंस क्लास के दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दें d2 एंड d3, ठीक है, d2 एंड d3, ठीक है, ओके। यहां पे वैसे इस प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा एक लॉजिकल एरर भी है, लेकिन वो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करता, ठीक है। मैं मैं यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूं कि मेन फंक्शन के अंदर चला जाता हूं और फिर इसकी वर्किंग जो है ना, इसका जो फ्लो है ना, फिर मैं आपको वहां से जो है समझाने की कोशिश करूंगा। मेन फंक्शन के अंदर हमने ये किया है कि डिस्टेंस क्लास के हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक का नाम है dist1, एक का नाम है dist3। जो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा dist1 और जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है dist2, ये दोनों जो हैं इनके लिए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हम पास नहीं कर रहे, और ये कंस्ट्रक्टर दो दफा कॉल होगा, एक दफा dist1 के लिए, एक दफा dist3 के लिए। जब dist1 बनेगा dist1 तो आपका ये वाला नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहां पे आपका नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है लाइन नंबर 10 पे ये कॉल होगा।
और जो आपका डिस्ट वन ऑब्जेक्ट होगा उसके फीट वेरिएबल में 0 चली जाएगी और डिस्ट वन के इंचेस वेरिएबल में 0.0 वैल्यू चली जाएगी। कंस्ट्रक्टर जब कंप्लीट होगा तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर आएगा और यहां पे एक और ऑब्जेक्ट है डिस्ट 3 के नाम से ये बन रहा है और डिस्ट 3 के लिए भी आपका ये जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा और डिस्ट 3 जो ऑब्जेक्ट है ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये मेमोरी में एक अलग स्पेस कंज्यूम करेगा। तो इसके अंदर जो फीट वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट का फीट वेरिएबल उसमें भी 0 जा रहा है और इसके इंचेस वेरिएबल के अंदर भी 0 जाएगा। इसके बाद कंट्रोल जो है वो वापस आएगा मेन फंक्शन के अंदर। यहां पे आप डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसका नाम है डिस्ट2, ठीक है, और इसको आप पास कर रहे हो 11,6.25। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस क्लास का जो है बेसिकली आपने कंस्ट्रक्टर को 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं ना, तो 11 और 6.25, तो यहां पे आपका पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर चलना शुरू हो जाएगा। 11 वैल्यू जो है वो ft वेरिएबल में आएगी और ft वेरिएबल की वैल्यू जो है आपका ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्ट2 जो बन रहा है अभी उसके फीट वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी। जो आपने वैल्यू यहां से 6.25 भिजवाई है वो 6.25 वैल्यू जो है वो इसमें ये जो in वेरिएबल है फ्लोट टाइप का इसमें चली जाएगी और in वेरिएबल की वैल्यू 6.25 इस ऑब्जेक्ट के जिसका नाम डिस्ट2 है इसके इंचेस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चली जाएगी। मींस के इसके फीट वेरिएबल डिस्ट2 का और डिस्ट2 का इंचेस वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद जो है हम कह रहे हैं कि यार डिस्ट1 के लिए जो है ना डिस्ट1 उसका गेट डिस्ट मेथड कॉल करो, डिस्ट1 के लिए गेट डिस्ट कॉल करो, ठीक है। तो डिस्ट1 के लिए जब हम गेट डिस्ट मेथड कॉल करेंगे तो ये कोड आपका चलना शुरू हो जाएगा। आपसे कहेगा एंटर फीट, आप फीट की वैल्यू जो भी इनपुट करेंगे वो डिस्ट1 के फीट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। आप इंचेस की वैल्यू जो भी यहां पे जो है पुट करेंगे तो वो वैल्यू जो है आपके डिस्ट1 के इंचेस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। मींस कि आपके डिस्ट1 का फीट वेरिएबल और इंचेस वेरिएबल यहां पे क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जी डिस्ट3 जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब जो डिस्ट3 आपने बनाया था तो इसके इंचेस और फीट वेरिएबल की वैल्यू जो थी ना वो 0 थी। वो इसलिए 0 थी क्योंकि इसको बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन आपका ये जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर था ये चला था और फीट में 0 और इंचेस में 0 वैल्यू पुट कर दी गई थी। तो अब आप डिस्ट3 का एड डिस्ट मेथड कॉल कर रहे हो, डिस्ट3 का एड डिस्ट मेथड कॉल कर रहे हो और आप इसको पास कर रहे हो डिस्टेंस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स, एक आप पास कर रहे हो डिस्ट1 और एक आप पास कर रहे हो डिस्ट2, ठीक है। अब आपका ये जो एड डिस्ट का जो मेथड है उसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। एड डिस्ट का जो मेथड है इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। भाई आप इसको पहले तो पास कर रहे हो डिस्ट1 ऑब्जेक्ट, तो पूरे का पूरा ये जो आपका जो डिस्ट1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी ना एक कॉपी बनेगी। मींस के देखें डिस्ट1 ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, डिस्ट1 ऑब्जेक्ट के अंदर 2 डेटा मेंबर्स हैं, एक फीट उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, और एक इंचेस उसकी वैल्यू भी 0 है। भाई इसलिए क्योंकि डिस्ट1 ऑब्जेक्ट जब आपने बनाया था ना तो उसकी फीट और इंचेस वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू गई थी क्योंकि डिस्ट1 ऑब्जेक्ट के लिए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था और नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, वो फीट की वैल्यू 0 और इंचेस की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। तो डिस्ट1 ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स और उनकी जो वैल्यूज हैं वो यहां से कॉपी होंगी और वो कॉपी होने के बाद किस में जाएंगी, D2 वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएंगे। मींस के डिस्ट1 के फीट और इंचेस की जो वैल्यूज हैं वो D2 ऑब्जेक्ट के भी फीट और इंचेस की वैल्यूज होंगी, यानी कि 0 0। ओके जी। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम इसको पास कर रहे हैं वो डिस्ट2 है, डिस्ट2, और डिस्ट2 की वैल्यूज, डिस्ट2 की जो अंदर पड़ी हुई वैल्यूज हैं, ये फीट की वैल्यू है 11 और इंचेस की वैल्यू है 6.25। तो ये डिस्ट2 के फीट वेरिएबल की वैल्यू 11 और 6.25 इसके इंचेस वेरिएबल की वैल्यू वो इसके D3 के ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, यानी कि ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है ना आपका डिस्ट2, तो डिस्ट2 के अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी होंगी वो यहाँ पे जो D3 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आके कॉपी हो जाएंगी। तो D2 के अंदर डिस्ट1 की वैल्यूज 0 0 और डिस्ट2 की वैल्यूज 11 और 6.25 आपके D3 के अंदर कॉपी हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिख भी देता हूं कि D2 के इंचेस की वैल्यू 0 होगी, D2 के फीट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो वेरिएबल है आपका D3 इसके फीट की वैल्यू
11 होगी और D3 के इंचेस की वैल्यू जो है वो 6.25 होगी, क्योंकि ये जो डिश 2 जब बन रहा था तो इसकी फीट की वैल्यू 11 है, इसके इंचेस की वैल्यू 6.25 है। और एड डिस्ट का जो मेथड है, इसको आप दूसरा आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हो वो डिश टू आप भिजवा रहे हो एज एन आर्ग्यूमेंट। तो डिश 2 के फीट वेरिएबल की वैल्यू 11 और 6.25 उसके इंचेस वेरिएबल की वैल्यू वो यहां पे आके D3 के अंदर क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। इसके बाद हमने लिखा इंचेस। इंचेस मींस के आपका जो डिस्ट 3 है उसके इंचेस वेरिएबल्स यहां पे क्या हो रहे हैं, उसके इंचेस वेरिएबल्स यहां पे एक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि आपने ये जो एड डिस्ट का मेथड जो कॉल किया है ना, ये किसने कॉल किया है, ये डिस्ट 3 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। ठीक है, तो डिस्ट 3 ऑब्जेक्ट जो है वो तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना था, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। यहां पे कि डिस्ट 3 के फीट वेरिएबल में 0 है, डिस्ट 3 के इंचेस वेरिएबल में भी 0 है, क्योंकि आपने जो डिस्ट 3 बनाया है यहां पे, ठीक है, इस जगह पे देख लें डिस्ट 3, उसको आपने उसके लिए जो है ना वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो यहां पे कॉल हुआ होगा। तो डिस्ट 3 के फीट में 0 है, डिस्ट 3 के इंचेस में 0 है। और यहां पे चूंकि ये जो एड अंडरस्कोर डिस्ट का मेथड है, इसको कॉल कौन कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है डिस्ट 3। तो इस पर्टिकुलर मेथड की बॉडी के अंदर जहां जहां वेरिएबल इंचेस लिखा होगा वो बेसिकली डिस्ट 3 के इंचेस होंगे। तो डिस्ट 3 के इंचेस में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि यार D2 के इंचेस और D3 के इंचेस को आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ये D2 के इंचेस आपके सामने है 0, D3 के इंचेस आपके सामने है 6.25। ठीक है, तो 0 प्लस 6.25 रिजल्ट आपके पास जो है वो स्टोर होगा डिस्ट 3 के इंचेस के अंदर। तो डिस्ट 3 के इंचेस जो है वो चेंज होके क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 6.25 चेंज होके 6.25 हो जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर हम यहां पे कह रहे हैं कि यार फीट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो 0 कर दो, फीट वेरिएबल की वैल्यू 0 कर दो। किसके फीट वेरिएबल की, भाई जिस ऑब्जेक्ट ने इस एड अंडरस्कोर डिस्ट को कॉल किया है ना उसके फीट वेरिएबल। तो खैर यहां पे कॉल हुआ है, ये जो डिस्ट 3 है इसने कॉल किया, लेकिन डिस्ट 3 की फीट वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक लॉजिक लगाया हुआ है, हमने कहा यार कि इफ इंचेस, अगर इंचेस की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यानी कि 12 के बराबर या 12 से ज्यादा हो, तो क्या करो, इंचेस वेरिएबल में से 12 माइनस कर दो, इंचेस वेरिएबल में से 12 माइनस कर दो। ना सिर्फ 12 माइनस कर दो बल्कि फीट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो 1 बढ़ा दो। बेसिकली ये लॉजिक इसलिए लगी है कि जब आप डिस्टेंस नापते हो ना तो उसके अंदर आपके 12 इंचेस जो है ना वो 1 फीट के बराबर होते हैं। और आपसे अगर कहा जाए ना कि डिस्टेंस कितना है, कितने फीट कितने इंचेस, तो आप उसको कहोगे लेट्स सपोज के 6 फीट्स एंड 11 इंचेस। आप उसको कभी भी ये नहीं कहोगे कि 6 फीट और 14 इंचेस। ठीक है, 14 इंच का मतलब है कि यानी कि 12 इंच अगर हो जाते हैं तो 12 इंच का मतलब 1 फीट है। ठीक है, तो 14 इंचेस का मतलब है कि 14 इंचेस में से 12 माइनस कर दो, पीछे 2 रह जाएगा, यानी कि 2 इंचेस। और 12 इंचेस चूंकि 1 फीट है तो इसलिए वो फीट की वैल्यू के अंदर हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। तो इंचेस में से, ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारे पास इंचेस जो है ना वो 6.25 है। अगर फर्ज करो इंचेस की वैल्यू अगर 12 से ज्यादा आ जाती है तो फिर आपका ये जो कंडीशन है वो चलेगी, लेकिन अभी तो आपके इंचेस की वैल्यू क्या आ रही है, 6.25 आ रही है। ऐड इवन के ऐड होने के बाद भी D2 के इंचेस 0 है, D3 के इंचेस आपके सामने 6.25, दोनों ऐड होंगे तो 6.25 भी रिजल्ट आएगा, वो इंचेस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे। किसके इंचेस वेरिएबल में, भाई उस ऑब्जेक्ट के जिसने ऐड अंडरस्कोर डिस्ट को कॉल किया है। और ऐड अंडरस्कोर डिस्ट को कॉल किया है लाइन नंबर 44 के ऊपर डिस्ट 3 ऑब्जेक्ट ने। तो डिस्ट 3 के इंचेस की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, पहले वो 0 थी, मैंने उसको 6.25 कर दिया। उसके बाद ये आपकी जो इफ कंडीशन है वो तो इस केस में नहीं चलेगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों है ना आपके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो D3 की जो फीट है, ठीक है,
उसको हम ऐड कर रहे हैं मतलब डिस्ट 3 के जो फीट है, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे फीट वेरिएबल की वैल्यू जो एक्सेसिबल होगी ना वो आपकी डिस्ट 3 की एक्सेसिबल होगी, ठीक है। तो उसकी फीट अगर लेट सपोज हमने खैर उसको जीरो से इनिशियलाइज, ऑलरेडी वो जीरो से इनिशियलाइज है, उसमें हमने जीरो भी डाला है, तो अगर तो ये वाली स्टेटमेंट अगर चल जाती है तो आपकी फीट वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ी हुई वैल्यू प्लस जो है वो D2 की फीट और D3 की फीट उनको ऐड करो। तो D2 की फीट में 0 पड़ा है और और जो D3 है उसकी फीट के अंदर 11 वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो ये 11 और 0 और ये फीट में ऑलरेडी 0 है क्योंकि इफ कंडीशन तो आपकी चली नहीं, तो ये वैल्यू 11 आएगी और 11 स्टोर होगी आपके डिस्ट 3 के फीट में, क्योंकि यहाँ पे जो फीट वेरिएबल एक्सेसिबल हो रहा है वो डिस्ट 3 का हो रहा है, क्योंकि ये जो मेथड है, इस मेथड को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसी के ही फीट वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे जो डिस्ट 3 है, डिस्ट 3 का जो फीट होगा वो बढ़ के क्या हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जो है ना शो कर रहे हैं डिस्ट 1, उसकी वैल्यू शो कर रहे हैं, यानी कि उसके फीट और इंचेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये शो डिस्ट का फंक्शन है, यहाँ पे शो डिस्ट का कि फीट की वैल्यू शो करो, इंचेस की वैल्यू शो करो फॉर डिस्ट 1, और डिस्ट 2 के लिए भी शो कर रहे हैं और डिस्ट 3 के लिए भी शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले से बताया था कि यार इसके अंदर एक लॉजिकल एरर है, यहाँ पे ये इफ कंडीशन है, ठीक है। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज इसमें पास कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज जो है ये क्लियर हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे 11 और 6.25 पास नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ पे 14 पास कर देता हूँ। इंचेस 14 है, इंचेस कितने हैं, 14 है। अच्छा, किस में, डिस 2, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज कर देता हूँ। D2 के इंचेस में 0 है, D2 के फीट में 0 है, D3 के फीट में 11 है और D3 के इंचेस में अब वैल्यू क्या है, 14 है, ठीक है। D3 का जो फीट है उसमें स्टार्ट में वैल्यू 0 होगी और जाहिर सी बात है जो डिस 3 है, सॉरी नॉट D3, डिस 3, उसके डिस 3 के इंचेस में भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये डिस्ट 1 आपका, ठीक है, उसकी भी वैल्यू 0 0 है और डिस्ट 3 की वैल्यू भी 0 0 है, ठीक है। ओके, यहां पे डिस्ट 1 डॉट गेट डिस्ट, आपने जो भी वैल्यू दी वो डिस्ट 1 की वैल्यू होगी, डिस्ट 2 की वैल्यू होगी, ठीक है। यहां पे आपका जो डिस्ट 3 डॉट एड डिस्ट जब कॉल होगा, फर्ज करो डिस्ट 1 में 0 0 वैल्यूज है, डिस्ट 1 में 0 0 वैल्यूज है, ठीक है। फर्ज करो तो D2 के अंदर क्या जाएगा, D2 के इंचेस में भी 0, D2 के फीट में भी 0, और डिस्ट 2 जो है उसकी वैल्यू है 11 और 14, यानी कि फीट की वैल्यू 11 है और इंचेस की वैल्यू क्या है, 14 है, ठीक है। तो जब ये एड डिस्ट जब चलेगा, तो एड डिस्ट जब चलेगा, ठीक है, तो इसमें D2 के इंचेस 0, D2 के फीट 0, D3 के इंचेस 14 है और D3 के फीट जो है वो 11 है। तो यहाँ पे इंचेस इज इक्वल टू D2 के इंचेस और D3 के इंचेस आपस में ऐड होंगे, तो D2 के इंचेस जो हैं वो तो 0 है और D3 के इंचेस आपके सामने है 14, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, आपके आपके जो डिस्ट 3 है, जो डिस्ट 3 है, डिस्ट 3 इसलिए क्योंकि इस मेथड को कॉल डिस्ट 3 ने किया है, तो डिस्ट 3 के इंचेस के अंदर स्टोर हो जाएगा 14, जो कि होना नहीं चाहिए। इंचेस की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन 12, 12 या 12 से ज्यादा अगर होता है तो आपकी फीट की वैल्यू एक जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे फीट को हमने इनिशियलाइज किया है 0 से, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ इंचेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो अब इंचेस की वैल्यू तो यानी कि डिस्ट 3 के इंचेस की वैल्यू तो 14 है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, द कंडीशन इज ट्रू। तो क्या करो कि इसके इंचेस में से ना, डिस्ट 3 के इंचेस में से ना 12 माइनस कर दो, तो आप 14 में से 12 को माइनस करोगे तो पीछे आंसर 2 आ जाएगा। तो आपके डिस्ट 3 के इंचेस जो है ना वो चेंज होके क्या हो जाएंगे, डिस्ट 3 के इंचेस चेंज होके 2 हो जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि आपका साथ में 2 इंचेस और जो फीट वेरिएबल है, फीट वेरिएबल उसकी वैल्यू जो है ना फिलहाल तो 0 है, तो यहाँ पे फीट प्लस प्लस के फीट वेरिएबल को भी एक इंक्रीमेंट कर लो कि भाई 1 फीट एंड 2 इंचेस, यानी कि आपके जो 14 इंचेस थे ना वो 1 फीट और 2 इंचेस के बराबर हैं। तो इस तरीके से हमारे जो 14 इंचेस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 फीट एंड 2 इंचेस के अंदर, बिकॉज 14 इंचेस कहना कोई लॉजिकली भी ठीक नहीं है। लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया था कि एक लॉजिकल एरर है, वो ये कि फर्ज करें फॉर एग्जांपल आपकी इंचेस जो है D3 के अंदर जो इंचेस हैं वो 14 नहीं है, बल्कि लेट सपोज वो 24 है, ठीक है, या चलो 24 भी नहीं है, वो 30 है,
30 हैं, ठीक है। तो इफ इंचेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यस इंचेस आर ग्रेटर देन 12 यानी कि 30 है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कि इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस 12, तो इंचेस में क्या है 30 है, चलो 30 में से 12 माइनस करो तो पीछे तो 18 बच जाएंगे, 18 इंचेस। तो यहां पे तो यहां पे आपके पास जो है ना इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस 12, तो इंचेस वेरिएबल की वैल्यू तो बच के क्या बन जाएगी 18 रह जाएगी, और फीट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 बढ़ जाएगी। तो 1 फुट और 18 इंच, दिस इज ऑल्सो नॉट अ लॉजिकल सोल्यूशन, ठीक है। तो इफ कंडीशन की बजाय हम अगर यहां पे सिंपल वाइल लूप लगा दें, हम कहें कि यार जब तक इंचेस वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 12 के, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो। तो भाई वाइल लूप देखेगा कि यहां पे वाइल लूप देखेगा कि आपके इंचेस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो तो 30 है, यानी कि 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, द कंडीशन इज ट्रू। तो क्या करो कि आपकी जो 30 है इंचेस की वैल्यू, उसमें से 12 को एक दफा माइनस कर दो, तो ये 12 को एक दफा इसमें से माइनस कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 18। ना सिर्फ ये करेगा बल्कि फीट जो है आपका जो फीट वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको भी बढ़ा देगा, ठीक है। यानी कि जो डिस्ट आपका जो डिस्ट 3 है उसके इंचेस हो जाएंगे 18, ठीक है, और उसकी फीट की वैल्यू हो जाएगी 1। हमने इसको देखें यहाँ पे फीट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो इंचेस आपके जो आ रहे हैं ना, ये इंचेस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, ये डिस्ट 3 के इंचेस है, ठीक है, डिस्ट 3 के इंचेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डिस्ट 3 के जो इंचेस हैं वो तो अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है। तो यानी कि आपका जो वाइल लूप है ये एक दफा फिर चलेगा, ये फिर चलेगा, 18 में से ये मजीद 12 को माइनस करेगा, ठीक है। तो आपके ना पीछे यहां पे 6 इंचेस रह जाएंगे, ना सिर्फ 6 इंचेस रह जाएंगे बल्कि फीट में एक डिस्ट 3 का जो फीट है वो मजीद उसमें इजाफा हो जाएगा, और डिस्ट 3 के जो इंचेस हैं वो कम होके क्या हो जाएंगे 6 इंचेस रह जाएंगे, यानी कि 2 फीट और 6 इंचेस। ओके, फिर इसके बाद जो है इंचेस वेरिएबल की वैल्यू अब चूंकि 6 है, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, द कंडीशन इज फॉल्स। तो अब आप वाइल लूप से बाहर निकल आओगे और आप कहोगे कि फीट इज इक्वल टू फीट प्लस ये वो वाले फीट है, ठीक है, जो कि बार बार इंक्रीमेंट हो रहे थे, 2 दफा इंक्रीमेंट हुए थे वाइल लूप के अंदर, फीट प्लस D2 डॉट फीट एंड D3 डॉट फीट। तो D2 के फीट में 0 है, ठीक है, D2 के फीट में 0 है, D3 के जो फीट है उसमें 11 है, ठीक है। और फीट वेरिएबल में यानी कि डिस्ट 3 के फीट वेरिएबल में 2 है, तो 2 जमा 11 जमा 0 इज 13। तो ये आपको इस तरीके से 13 वैल्यू जो है वो देगा, यानी कि 13 फुट, ठीक है, फीट की वैल्यू 13 देगा डिस्ट 3 के अंदर। ये बेसिकली आपके जो डिस्ट 1 और डिस्ट 2 है इसके फीट और इंचेस को ये आपस में क्या कर रहा है ऐड कर रहा है, क्योंकि जो ऐड डिस्ट का मेथड है इसको आप डिस्ट 1 और डिस्ट 2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। तो इस तरीके से ये फिर आपको जो है डिस्ट 3 के इंचेस और डिस्ट 3 के फीट को ऐड करके उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे शो करके देगा with the help of this particular member function dist1 dot show, dist2 dot show and dist3 dot show, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं कि इसको मैं फिलहाल 6.25 या जो भी इसकी पुरानी वैल्यू थी मैं वही रहने देता हूं, ठीक है। आई डोंट नो, चले इस तरह कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू थी वो 6.25 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कोई एरर अगर है तो उसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। एरर कोई नहीं है, इसको मैं रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा तो पहले डिस्टेंस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, डिस्ट1 एंड डिस्ट3। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इनके लिए। डिस्ट2 के लिए जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिस्ट2 के फीट वेरिएबल में 11 और उसके इंचेस वेरिएबल में 6.25। और इसी तरीके से फिर डिस्ट1 का गेट डिस्ट में कॉल कर रहा हूं, तो मुझे वो कहेगा कि यार फीट और इंचेस की वैल्यू आप इनपुट कर ले, वैल्यू इनपुट करने के बाद डिस्ट 3 का ऐड डिस्ट कॉल कर रहा हूं, ठीक है। और जो भी डिस्ट 1 के फीट और इंचेस की वैल्यूज हैं, जो भी डिस्ट 2 के फीट और इंचेस की वैल्यूज हैं, यानी कि 11 और 6.25 ये आपस में ऐड होने के बाद रिजल्ट को डिस्ट 3 ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे इसके बाद यहाँ पे ये जो ऐड डिस्ट का मेथड है ये चल रहा है, और ये इसका मकसद ये है कि डिस्ट 1 के फीट इंचेस और डिस्ट 2 के फीट इंचेस को आपस में ऐड करके डिस्ट 3 के फीट इंचेस के अंदर हम कॉपी कर लें, ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूं। ओके, ये
देयर इज सम लॉजिकल एरर। मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, और फिर इसके बाद मैं जो है फिलहाल मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके, एक्चुअली ये आपका डिस्टेंस एग्जांपल जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एक्टिवेट हुआ है, तो ये इसको रन कर रहा है। मैं डिस्टेंस क्लास को क्या कर लेता हूँ, एक्टिवेट प्रोजेक्ट करके ठीक है, इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं और देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। ओके, देयर इज़ नो एरर, और मैं इसको जो है वो रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप आपसे कह रहे हैं एंटर फीट, तो बेसिकली ये आपका डिस्ट वन का गेट डिस्ट फंक्शन इस टाइम पे चल रहा है, और जो भी फीट की वैल्यू आप इनपुट करोगे, लेट्स सपोज 12, जो भी इंचेस की वैल्यू आप इसमें इनपुट करोगे, तो वो जो है लेट्स सपोज मैं इसमें पुट करता हूँ 12 10.75, ठीक है, तो वो ना डिस्ट वन जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें ले जाके पुट कर देगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट 2 जो है उसमें तो 11 और 6.25 स्टोर है, डिस्ट 3 जो है उसकी फीट और इंचेस के अंदर 00 स्टोर्ड है। ठीक है, डिस्ट 1 के अंदर भी शुरू में 00 है, लेकिन यहाँ पे हम उसको वैल्यूज अब फिलहाल क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसके बाद आपका ये ऐड डिस्ट का फंक्शन चलेगा, जो कि डिस्ट 1 यानी कि डिस्ट 1 के फीट 12, डिस्ट 1 के इंचेस 10.75 और डिस्ट 2 के फीट 11 और उसके इंचेस 6.25 को आपस में ऐड करेगा और रिजल्ट को डिस्ट 3 के अंदर पुट कर देगा। ठीक है, अब ये देखें यहां पे डिस्ट 1 इज इक्वल टू इसके फीट 12, ये भी आपने दिए हैं, इंचेस की वैल्यू ये भी आपने दी है। ठीक है, और इसी तरीके से डिस्ट 2 के फीट और इंचेस हैं 11 और 6.25, ये डिस्ट 2 के फीट और इंचेस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर दी थी। ठीक है, और डिस्ट 3 के फीट जो है ना वो 24 हैं और इंचेस जो है ना वो 5 हैं। वो किस तरीके से, ये 10.75 प्लस 6.25 इसका रिजल्ट आता है 17 इंचेस, 17 इंचेस। ठीक है, अब 17 में से 12 माइनस करें तो पीछे 5 इंचेस रह जाएंगे और 1 फीट का इजाफा हो जाएगा। यहां पे आपके पास 12 फीट हैं, 11 आपके पास फीट हैं डिस्ट 2 के अंदर और 12 हैं डिस्ट 1 के अंदर। इनका रिजल्ट आएगा 33, सॉरी इनका रिजल्ट आएगा 23, और 1 फीट जो कि यहां से इंक्रीमेंट हुआ था 24, तो ये आपको यहां पे इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एक जो है छोटी सी एक सिमुलेशन भी है इसी प्रोग्राम की, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं थोड़ी देर के अंदर। पहले ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपका वही बेसिकली आपका वो प्रोग्राम है। ठीक है, इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसको मजीद डिस्कस करने की स्लाइड को ज़रूरत नहीं है। जो डिस्कशन हमने करनी थी वो हमने कोड ब्लॉक्स के अंदर जो आपका कोड था उसमें हमने डिस्कशन कर ली थी। फिर ये एक छोटी सी एक डायग्राम है। ठीक है, वो ये बेसिकली बता रहा है कि आपके डिस्ट 1 के फीट की वैल्यू और डिस्ट 1 के इंचेस की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से डिस्ट 2 के फीट की वैल्यू, डिस्ट 2 के इंचेस की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डिस्ट 1 के फीट और इंचेस की वैल्यू, यहाँ पे डिस्ट 2 के फीट और इंचेस की वैल्यू, यहाँ पे जो है ना बेसिकली क्या हो रही है, कॉपी हो रही है और ऐड हो रही है, और रिजल्ट जो है वो आपके डिस्ट 3 ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो ये आपका डिस्ट 3 एक अलग से ऑब्जेक्ट है, इसमें ये फीट और इंचेस की इसके डेटा मेंबर्स हैं। डिस्ट 1 एक अलग ऑब्जेक्ट है, डिस्ट 2 एक अलग ऑब्जेक्ट है, डिस्ट 1 के अलग से फीट और इंचेस हैं, डिस्ट 2 के अलग से फीट और इंचेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप जो है इसी प्रोग्राम की एक छोटी सी एक सिमुलेशन है वो जरा देख लेते हैं। ये आपका डिस्ट 1 है। ठीक है, डिस्ट 1 की ये फीट की वैल्यू है, इंचेस की वैल्यू है। ठीक है, आपने अगर देखें डिस्ट 1 को कॉल किया था, डिस्ट 1 को जब आपने बनाया था डिस्ट 1 को, तो आपने इसको बनाया था विद द हेल्प ऑफ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में हमने देख लिया है कि वो फीट की वैल्यू 0 असाइन कर रहा है और इंचेस की वैल्यू 0.0 असाइन कर रहा है। इसी तरीके से डिस्ट 3 के लिए भी नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना है। डिस्ट 3 के भी फीट में 0 है, इंचेस में 0.0 है। इसके बाद डिस्ट 2 है। ठीक है, डिस्ट 2 के फीट में 11 है और इंचेस में 6.5 है। ठीक है, ये देखें, ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस्ट 1 डॉट गेट डिस्ट, कि डिस्ट 1 की ना फीट और इंचेस की वैल्यू इनपुट करो, एंटर फीट एंटर इंचेस। ठीक है, फर्स्ट करें आपने डिस्ट 1 के फीट में फीट वैल्यू में आपने यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट में आपने इनपुट किया 5, तो ये 5 वैल्यू यहाँ पे डिस्ट 1 में चली जाएगी, और आपने इसके इंचेस में इनपुट किया लेट्स सपोज 7, तो 7 वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। ओके जी, फिर इसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा मेन फंक्शन में, डिस्ट 1 डॉट गेट डिस्ट को आपने कॉल किया था। अब इसके बाद डिस्ट 3 डॉट एड अंडरस्कोर डिस्ट, और इसमें आपने डिस्ट 1 और डिस्ट 2 को एज एन आर्ग्यूमेंट इन दो ऑब्जेक्ट्स को आप पास कर रहे हो।
ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो ये इस फंक्शन की जो कि आपका ऐड अंडरस्कोर डिस्ट का जो फंक्शन है, ये उसकी वर्किंग है, ये उसका कोड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है इस फंक्शन के अंदर जो है बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है d1 जो कि डिस्टेंस टाइप है, d2 जो कि डिस्टेंस टाइप है। तो ये आपका d1 आ गया, ठीक है, ये आपका d2 आ गया। अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं ऐड अंडरस्कोर डिस्ट को मेन फंक्शन से, तो पहले इसको क्या भिजवा रहे हो आप, डिस्ट वन। तो ये आपका डिस्ट वन है। डिस्ट वन के फीट और इंचेस की जो वैल्यू होगी वो आपके d1 ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस के अंदर आके कॉपी हो जाएगी, यानी कि 5 और 7। इसी तरीके से जब आप मेन फंक्शन से ऐड अंडरस्कोर डिस्ट को कॉल करते हो तो दूसरा आर्ग्यूमेंट इसको पास कर रहे हो डिस्ट2। तो यहां पे डिस्ट2 के अंदर जो भी वैल्यूज हैं जो कि 11 और 6.5 है, वो जब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं तो यहां पे जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है यहां पे वो d2 ऑब्जेक्ट है, दिस वन। तो डिस्ट2 के जो भी है फीट और इंचेस की वैल्यू वो इसके अंदर आके कॉपी हो जाएगी इस तरीके से। ओके जी। इसके बाद ये इसका कोड चलेगा d1 डॉट इंचेस एंड d2 डॉट इंचेस, ये आपस में ऐड होंगी। ये आपका d1 डॉट इंचेस है, ये आपके d2 डॉट इंचेस हैं, 7 एंड 6.5। द रिजल्ट विल बी 13.5। और ये 13.5 कहां स्टोर होगा, ये 13.5 स्टोर होगा इंचेस वेरिएबल में। किसके इंचेस वेरिएबल में, डिस्ट थ्री के, बिकॉज दिस फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड बाय द डिस्ट3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे स्टोर हो जाएगा इसके इंचेस में 13.5। इसके बाद आपका जो कंडीशन है वो चेक हो रही है, इफ इंचेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यस इंचेस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यानी कि 13.5। तो क्या करो, इंचेस माइनस इज इक्वल टू 12 का मतलब भी यही बनता है, इस स्टेटमेंट का मतलब भी यही है, इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस 12। इससे कंफ्यूज नहीं होना, कोड में मैंने लिखा था इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस 12, तो ये स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब भी यही है, इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस 12। तो इंचेस में से 12 माइनस करो तो पीछे 1.5 रह जाएगा। ठीक है, पीछे 1.5 रह जाएगा। ना सिर्फ ये करो बल्कि फीट वेरिएबल की वैल्यू को 1 बढ़ा दो, तो ये आपकी फीट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 बढ़ जाएगी, यानी कि पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखो फीट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, अच्छा यहां पे फिर मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे इफ नहीं है, यहां पे वाइल लूप लगेगी। ठीक है, बहरहाल इसके बाद फिर ये स्टेटमेंट लिखी है कि जी फीट प्लस इज इक्वल टू, तो फीट प्लस इज इक्वल टू का मतलब है फीट इज इक्वल टू फीट प्लस d1 डॉट फीट प्लस d2 डॉट फीट। तो फीट किस ऑब्जेक्ट के फीट, d3 के फीट, ये 1 है। ठीक है, इसमें ऐड करना है d1 के फीट और d2 के फीट। तो d1 के फीट क्या है, 5 है, d2 का 11 है, 11 और 5 16, और एक जो है वो फीट आपने लिखा है कि फीट को भी ऐड करो, तो फीट तो आपके डिस3 के फीट है, तो 11 प्लस 1 12 प्लस 5 17। और ना सिर्फ ये ऐड करो बल्कि फीट वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करो, किसके फीट वेरिएबल में, डिस3 के, तो यहां पे आ जाएगा 17। ठीक है, आई होप कि सिमुलेशन से आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ना जस्ट शो डिस्ट आपने मेथड आपका चल रहा है यहां पे। ठीक है, कि डिस्ट1 डॉट शो डिस्ट, तो डिस्ट1 की जो शो डिस्ट है वो जब चलेगा तो वो आपको 5 और 7 जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देगा इस तरीके से। फिर उसके बाद डिस्ट2 का शो डिस्ट चल रहा है मेथड, वो आपको डिस्ट2 के जो फीट और इंचेस हैं वो शो कर देगा। और इसके बाद आखिर में डिस्ट3 का शो डिस्ट चल रहा है जो कि आपको डिस्ट3 के फीट और इंचेस की वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि 17 और 1.5। और इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मेंबर फंक्शंस को जिनको हमने डिफाइन करना होता है क्लास से बाहर, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सच फंक्शंस नीड टू हैव अ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन विद इन द क्लास। क्लास के अंदर जस्ट आप उसको उसकी जो है ना वो डिक्लेरेशन आपने रखनी होगी। मैं कोड के अंदर भी आपको दिखा देता हूं, जैसे आपका ये फंक्शन है ना void यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपका इस क्लास के अंदर हेयर, ठीक है, void, ये यहाँ पे लाइन नंबर 24 पे void add underscore dist एंड डिस्टेंस कॉमा डिस्टेंस, ये इसको कहते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन। आपने जस्ट फंक्शन को डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ठीक है, और फंक्शन को जो है जब हम क्लास से बाहर जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो उसका ये तरीका होगा कि पहले हम लिखेंगे उस फंक्शन की मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप, वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, उस क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर 2 कोलन्स 2 फुल कोलन्स, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम, और उसके अंदर उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं डिस्टेंस टाइप के उनके d2 d3 d1 d4 वट एवर, जो भी आप इसको नाम देना चाहें वो आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक फंक्शन जो है वो आपका
आउटसाइड द क्लास आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आई स्टार्टेड द रॉन्ग स्लाइड, मैं बेसिकली इस स्लाइड को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सच फंक्शंस विच आर defined outside the class, they need to have a prototype, they need to have a declaration within the class, class के अंदर एटलीस्ट उनको डिक्लेयर जरूर करें। नंबर टू, द फंक्शन नेम एड अंडरस्कोर डिस्ट, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है, इज प्रीसीडेड बाय द क्लास नेम, यानी कि उससे पहले क्लास नेम आएगी, डिस्टेंस एंड a new symbol, the double colon which is also called as the scope resolution operator, के उसके बाद उसका जो है वो scope resolution operator आएगा। ठीक है, और फंक्शन का फिर आप नाम लिखेंगे, यानी कि void इसकी रिटर्न टाइप किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपके फंक्शन का नाम। ठीक है जी, इट इज अ वे ऑफ स्पेसिफाइंग दैट व्हाट क्लास समथिंग इज एसोसिएटेड विद। इस तरह से ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, इससे बेसिकली ये जो क्लास का नाम लिखने का मकसद ये होता है कि आपको पता लग जाए कि ये फंक्शन जो है मेंबर फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ओके, इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस scope resolution operator add underscore dist means that the add underscore dist member function is of the distance class। ठीक है, वो distance class से belong करता है। नेक्स्ट है आपका structures and classes, के structures हमने पढ़े थे, structures हमने बनाए थे, वो भी user defined data types होती हैं और उसके अंदर भी multiple जो है आपके number of data members उसके अंदर पड़े होते हैं, of different, maybe of different data type or maybe of same data type, it depends upon the situation, it depends upon the problem। बहरहाल we used structures as a way to group the data, and classes is also a way to group both data and functions। ठीक है, in fact you can use the structures in almost exactly the same way that you use classes। आप structures को उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जिस तरीके से आप classes को यूज कर रहे थे अभी तक, लेकिन बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लासेस के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको हम आगे चल के इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, लाइक इनहेरिटेंस। तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, the only formal difference, जो formal difference between class and structure is that in a class the members are private by default। यानी कि आप अगर क्लास के अंदर जो लिखते हो ना पब्लिक का कीवर्ड, प्राइवेट का कीवर्ड, वो अगर ना लिखो तो आपके सारे के सारे जो मेंबर फंक्शंस होंगे, जो सारे के सारे आपके जो डेटा मेंबर्स होंगे, वो प्राइवेट डिक्लेयर हो जाएंगे। while in the case of structure every single डेटा मेंबर, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो पब्लिक होगा बाय डिफॉल्ट। यानी कि अगर आप ये पब्लिक या प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं लिखते स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपके सारे के सारे डेटा आइटम्स आपके जो होंगे वो पब्लिक हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। और अगर क्लास के अंदर अगर आप प्राइवेट पब्लिक का कीवर्ड नहीं लिखते एक्सेस स्पेसिफायर, तो वो आपके क्लास के तमाम जो डेटा मेंबर्स होंगे वो खुद ब खुद प्राइवेट हो जाएंगे, उसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेमोरी, यहां पे आपके पास जो है ये आप लेट सपोज आपका कोई सा भी क्लास है, उसकी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उस क्लास के अंदर आपने दो डेटा मेंबर्स आपने बनाए थे, डेटा 1 डेटा 2। ठीक है, एक जनरलाइज सी फिगर है। तो उस क्लास का जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट 2, तो उसके अंदर भी डेटा 1 डेटा 2 उसका खुद का होगा, यानी कि वो मेमोरी स्पेस उसकी जो है वो कंज्यूम कर रहा होगा डेटा 1 और डेटा 2। इसी तरीके से आपने अगर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके अंदर भी क्लास का डेटा मेंबर डेटा 1 और क्लास का डेटा मेंबर डेटा 2 उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो मेमोरी के अंदर जो है वो स्पेस कंज्यूम कर रहा होगा। जबकि एज फार एज द मेंबर फंक्शंस आर कंसर्न, ठीक है, अगर आपके क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे होंगे, उनको शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटा 1 डेटा 2 ये तो ऑब्जेक्ट के अपने हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट 2 के भी, ऑब्जेक्ट 3 के भी, लेकिन जो फंक्शंस होंगे मेंबर फंक्शंस, वो आपके ऑब्जेक्ट्स उनको क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। ओके जी, इसके बाद आप कहा जाता है कीवर्ड है कॉन्स्ट का कीवर्ड। कॉन्स्ट का कीवर्ड मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, और हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से कांस्टेंट्स बना सकते हैं। इससे पहले तो हम लोग वेरिएबल्स को, ठीक है, कांस्टेंट्स हमने बनाए थे, देखा था जब हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जब इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का कोर्स जब हम पढ़ रहे थे, C++ की जो बेसिक प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड देखा था कि हम किस तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल जो हम बना सकते हैं। तो एक वेरिएबल सॉरी एक मेमोरी लोकेशन अगर कांस्टेंट हो जाती है तो इट मींस कि उसके अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपकी कोई क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो भी आप एक कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। some objects need to be modifiable and some do not, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप मॉडिफाई करना चाहोगे और कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको आप मॉडिफाई नहीं करना चाहोगे। ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो उसके जो डेटा मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स की वैल्यूज जो हैं वो अगर आप
चेंज कर सकते हो तो दैट ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइबल। और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट आपका वो होता है कि आप उसके डेटा मेंबर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कीवर्ड है आपके पास, ये कॉन्स्ट का कीवर्ड है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मॉडिफाइबल, कि आपके ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट का कीवर्ड ये बताता है, कॉन्स्ट का कीवर्ड के थ्रू अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका, उस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाता है। और कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप उसके डेटा मेंबर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, एनी अटेम्प्ट टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट शुड रिजल्ट इन अ कंपाइलेशन एरर, और ये कंपाइलेशन एरर होगा अगर आप उसके किसी भी डेटा मेंबर की वैल्यू को चेंज करने की, छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है जी, उसका नाम है टाइम। मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं नून। ठीक है, नून। ठीक है, और इससे पहले मैं लिखता हूं कॉन्स्ट का कीवर्ड, और इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल क्लास, ये जो आपकी है टाइम, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसमें आवर्स की वैल्यू, जिसमें मिनट्स की वैल्यू, जिसके अंदर सेकंड्स की वैल्यू आप जो है ना वो पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन आपके पास डेटा मेंबर्स हैं, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो आपने ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे जो डिक्लेयर किया है, जिसका नाम नून है, टाइम क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये कांस्टेंट है, और आपने इसको इनिशियलाइज भी यहां पे कर दिया। आपने कहा कि यार नून ऑब्जेक्ट जो है उसके आवर्स में 12 डाल दो, उसके सेकंड्स, मिनट्स में 0 डाल दो, और उसके सेकंड्स के अंदर 0 डाल दो। ठीक है, तो दिस अबव स्टेटमेंट इट डिक्लेयर्स अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जिसका नाम नून है ऑफ क्लास टाइम, एंड इट इनिशियलाइजेस टू 12 नून, यानी कि 12 नून मींस के 12 बज के 0 मिनट एंड 0 सेकंड। अब इसकी जो आवर्स की वैल्यू है, या जो सेकंड्स की वैल्यू है, जो मिनट्स की वैल्यू है, वो आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो दैट विल रिजल्ट इन अ कंपाइल टाइम एरर। इसी तरीके से जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो कांस्टेंट हो सकते हैं, तो आपके मेंबर फंक्शंस भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके मेंबर फंक्शन भी कांस्टेंट हो सकते हैं। एक कांस्टेंट मेंबर फंक्शन क्या होता है कि सॉरी, a constant member function will not allow to modify the private data members of that particular class, कि constant member function जो होता है वो प्रिवेंट करता है उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स की मॉडिफिकेशन, यानी कि उसके अंदर किसी भी किस्म की ताकि मॉडिफिकेशन ना आ सके। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये क्लास है जी, क्लास, इसका नाम है ए, इसका नाम है अ क्लास, एनी क्लास। ठीक है, इसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर है, प्राइवेट इसके अंदर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का अल्फा। पब्लिक टाइप, पब्लिक में इसके अंदर एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, और इसका नाम है नॉन फंक। नॉन फंक का मतलब कि ये आपका जो है एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, इसका नाम है नॉन फंक, इसका नाम नॉन फंक रखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि ये एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें अगर हम लिखते हैं ना अल्फा इज इक्वल टू 99, यानी कि क्लास का जो वेरिएबल है अल्फा, इसकी वैल्यू अगर हम छेड़ने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, तो दिस इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन एक फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसको हम कैसे, उसका सिग्नेचर कैसे लिखेंगे भाई? उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन का नाम लिखेंगे, यहां पे इसका नाम है कॉनफंक, और इसके बिल्कुल सामने हम लिखेंगे ये इसका जो कांस्टेंट का जो कीवर्ड है वो हम बिल्कुल इसके सामने लिख देंगे, यानी कि कॉन्स्ट। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन आपका कांस्टेंट है, इट द कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ प्राइवेट डेटा मेंबर। ठीक है, तो इसमें अगर हमने लिखा ना अल्फा इज इक्वल टू 99, तो ये एरर होगा, because it cannot modify a member function, it cannot modify a member, it cannot modify a data member which is private। तो अल्फा वेरिएबल जो है वो प्राइवेट है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपका ये मेंबर फंक्शन चेंज नहीं कर सकता। तमाम के तमाम मेंबर फंक्शंस आपकी क्लास के अंदर जो कि किसी वैल्यू को जस्ट रिटर्न कर रही हैं, फॉर एग्जांपल, तो मेक श्योर किया करें, कोशिश किया करें कि आप उसको कांस्टेंट जो है उस मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट डिफाइन करें, ताकि वो उसकी वैल्यू को जस्ट रिटर्न कर सकें, उसकी वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। यहां पे एग्जांपल है टाइम क्लास की, जिसके अंदर डेटा मेंबर्स हैं, ये तीन इसके डेटा मेंबर्स हैं, इंटीजर आवर, इंटीजर मिनट, इंटीजर सेकंड। ठीक है, आवर की वैल्यू 0 से 23 तक जा सकती है, मिनट की वैल्यू 0 से 59, और सेकंड की वैल्यू जो है वो 0 से 59 तक। मेंबर फंक्शंस हैं इसके अंदर, पब्लिक में यहाँ पे ये टाइम क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर जो है ना वो हमने एक यहाँ पे इसको डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे दी हैं। ठीक है, कि अगर यूजर कोई वैल्यू नहीं देता तो आवर्स में 0 चला जाए, मिनट्स में 0 चला जाए, सेकंड्स के अंदर 0 चला जाए, वरना अगर यूजर जो भी वैल्यू देगा
तो वो h की वैल्यू जो है वो आवर में चली जाएगी, मिनट की वैल्यू जो है m की वैल्यू मिनट में, और s की वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर सेट टाइम का फंक्शन है, सेट टाइम के फंक्शन को हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, आवर्स की वैल्यू, मिनट्स की वैल्यू, सेकंड्स की वैल्यू। फिर इस तरीके से सेट आवर है, सेट मिनट है, सेट सेकंड है। सेट आवर जो है वो आवर की वैल्यू सेट कर रहा है, सेट मिनट जो है मिनट की वैल्यू सेट कर रहा है, सेट सेकंड जो है वो सेकंड, ये जो मेंबर डेटा मेंबर है इसकी वैल्यू को सेट कर रहा है। फिर इस तरीके से गेट आवर है, गेट मिनट है, गेट सेकंड है। तो गेट आवर जो है वो कांस्टेंट होगा, गेट मिनट जो है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, गेट सेकंड जो है उसको भी हम कांस्टेंट रखेंगे। ये रिटर्न कर रहा है आवर की वैल्यू, ये रिटर्न कर रहा है मिनट की वैल्यू, ये रिटर्न कर रहा है सेकंड की वैल्यू। इसी तरीके से प्रिंट टाइम, इसका काम है टाइम को प्रिंट करना। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, जो भी टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, तो उसके लिए आवर की वैल्यू, मिनट की वैल्यू, सेकंड्स की वैल्यू वो प्रिंट करके ये देगा। इसका काम, गेट आवर का काम है आवर्स की वैल्यू रिटर्न करना, मिनट्स का काम है आवर्स की वैल्यू, मिनट्स की वैल्यू रिटर्न करना, और गेट सेकंड का काम है सेकंड्स की वैल्यू रिटर्न करना। इसका काम मॉडिफिकेशन नहीं है, लिहाजा हम इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रिंट का काम है प्रिंट करना, ना कि कोई मॉडिफिकेशन करना, तो इसलिए हम इसको यहां पे क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, द कांस्टेंट डेटा मेंबर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है, यूजिंग मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के कंस्ट्रक्टर। लेट सपोज यहां पे सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास कि कॉन्स्ट इंटीजर इंक्रीमेंट है, तो कॉन्स्ट डेटा मेंबर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट होती है, कंस्ट्रक्टर के सामने हम जब लिखते हैं ना कोलन और आगे उसके डेटा मेंबर्स और उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, तो जो भी आपका कांस्टेंट डेटा मेंबर होगा, जैसे इस केस में ये कॉन्स्ट इंटीजर इंक्रीमेंट है, दिस शुड बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो इस एग्जांपल से पहले यहां पे छोटी सी एग्जांपल, ठीक है, यहां पे जो है आपके पास क्लास है, उसका नाम इंक्रीमेंट है, प्राइवेट डेटा मेंबर है इंटीजर काउंट, कांस्टेंट डेटा मेंबर है इंटीजर इंक्रीमेंट, और ये इसका कंस्ट्रक्टर है इंक्रीमेंट। ठीक है, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, वेरिएबल सी यानी कि काउंट की वैल्यू पास कर रहे हैं। अगर काउंट की वैल्यू पास ना की तो वो 0 होगी, और अगर आई की वैल्यू हमने पास ना की तो वो 1 होगी। और जो भी हम वैल्यू पास करेंगे तो सी की वैल्यू जो है वो काउंट में चली जाएगी, और आई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, वो यहां पे लिखा हुआ है कि काउंट की वैल्यू में सी की वैल्यू डाल दो, इंक्रीमेंट के अंदर आई की वैल्यू डाल दो। ठीक है, आई की ये वैल्यू है। वॉइड एड इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट ऐड इंक्रीमेंट का मेथड है, ये क्या कर रहा है, ये इसमें लिखा है काउंट प्लस इज इक्वल टू इंक्रीमेंट। काउंट प्लस इंक्रीमेंट का मतलब है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये प्रिंट का फंक्शन है, ये जो है चूंकि कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपको जस्ट काउंट जो है आपका काउंट वेरिएबल की वैल्यू आपको जस्ट शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लास की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आप इस फंक्शन को, इसके लिए आप जो है मेन फंक्शन बना लें। मेन फंक्शन के अंदर आप जो है इस इंक्रीमेंट के दो ऑब्जेक्ट्स बना लें। ठीक है, उसमें जो है आप काउंट की वैल्यू जो है अपनी मर्जी की दे दें, इंक्रीमेंट की वैल्यू अपनी मर्जी की दे दें, और ऐड इंक्रीमेंट का मेथड कॉल कर लें। तो वो क्या करेगा, वो काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसमें इंक्रीमेंट वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करके और रिजल्ट को काउंट वेरिएबल के अंदर ही स्टोर भी कर देगा। फिर आप प्रिंट के मेथड को कॉल कर लें। ठीक है, सिंपल है ये, आप इसको ट्राई आउट कर लें, और मेन फंक्शन के अंदर आप प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लें, तो वो आपको काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करके देगा। तो ये जिसमें जस्ट हम ये देख रहे हैं कि यार आपका जो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट है यहाँ पे आपके सामने, तो इसके थ्रू आप जो है अपने कांस्टेंट डेटा मेंबर्स को कोशिश किया करें कि इनिशियलाइज कर दिया करें बिफोर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इनिशियलाइज कर लिया करें। कॉमन एरर्स व्हाइल यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते वक्त क्या क्या कॉमन एरर्स हैं, फॉलोइंग आर द कंपाइलेशन एरर्स। डिफाइनिंग एज कॉन्स्ट अ मेंबर फंक्शन, एक मेंबर फंक्शन जिसको आपने कॉन्स्ट डिफाइन किया हुआ है, दैट मॉडिफाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो किसी ऑब्जेक्ट की डेटा मेंबर को छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, तो ये जो है कंपाइल टाइम एरर आएगा। अगर कोई भी मेंबर फंक्शन, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को चेंज करने की कोशिश करेगा तो ये कंपाइलर एरर है। डिफाइनिंग
defining as a const member function that calls a non-constant member function of a class on the same instance of the class कि यार आपके पास एक constant member function है, ठीक है, वो किसी भी दूसरे non-constant member function को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपका कंपाइलर एरर होगा इस केस के अंदर। इनवोकिंग अ नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन ऑन अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, आपके पास जो एक देखें, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है एक नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा हो तो ये भी कंपाइल टाइम एरर होगा और ये कॉमन एरर्स में से एक एरर है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका फ्रेंड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रेंड फंक्शन और इसके बाद आने वाले जो टॉपिक्स हैं दिस पॉइंटर, ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लें, क्योंकि वीडियो हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है एंड इट इज़ इनफ फॉर टुडे। तो आई बिलीव कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसके लिए जो ज़्यादातर मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो रॉबर्ट लेफोर की किताब है, वो मैंने ऑलरेडी आपके इस्लामिया कॉलेज पेशावर के LMS के अंदर ऑलरेडी मैंने शेयर भी कर दी है आप लोगों के साथ ई बुक उसकी, तो ये एग्जांपल्स जो है आप वहाँ से भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो यहाँ पे आपके जो है सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, आप उसको क्लिक कर लें और इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज।